learners. Welcome to Political Science Mantra. Myself Vedika Pundir, and this is my second video on this channel. In my previous video, I covered the introduction part of international relations and politics. In this particular video, we will be talking about the liberal theory in IR and its various aspects. Let's begin. Before beginning, please like, share and subscribe to my channel. I would like to start this video with an important quote of the day. Wheresoever you go, go with all your heart, by Confucius. Now this is a quote which tries to indicate the kind of dedication and conviction one has to put in his actions to achieve the goals and targets in his life. I hope this quote inspires you every day to work hard and achieve your aspirations and goals in life. Now let's begin. The topic for discussion today is the liberal theory in international relations. So we will talk about the evolution of the liberal theory, the different schools under liberalism, as well as the critique of the liberal theory made by the realists. Along with this, we will also refer to the relevance of liberalism in the contemporary globalized world order. Liberalism is actually the first school of international politics, and it suggests us to look forward and practice out-of-box thinking in order to change the world through the power of ideas. Now, liberalism एक ऐसा स्कूल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंडर आता है, ये हमेशा चीज़ों को बहुत ही प्रोग्रेसिव लेंस से देखता है और हमेशा इस बात पे जोर देता है कि हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को जनरेट करें. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बेसिकली हुआ कि जो रूटीन थिंकिंग है या जो स्टेटस को है, जो एक तरीके से चला आ रहा है जो चीजें, उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करे, कुछ नया सोचने की कोशिश करे. और इसीलिए उनके आइडियाज पे सबसे ज्यादा जोर होता है, क्योंकि उनके हिसाब से आइडियाज एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड को शेप और रीशेप करती रहती है साइमल्टेनियसली. ठीक है. So liberalism as an ideology has evolved over time and it has this progressive lens within it. क्योंकि हमें पता है कि रियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कि एक डोमिनेंट थ्योरी की तरह उसको देखा गया है. फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि जो रियलिस्ट स्कॉलर्स है वो स्टेट की या पावर स्ट्रगल की जो इम्पोर्टेंस है वो बार बार जताने की कोशिश करते हैं. यही जब हम लिबरल थ्योरी की बात करते हैं या लिबरल स्कॉलर्स की बात करते हैं तो उनके लिए एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट करना ज्यादा जरूरी होता है. तो एकेडमिक आईआर में आइडियलिज्म की तरह, आइडियलिज्म एक्चुअली लिबरलिज्म आइडियलिज्म, इसे ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है और इनका काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रहता है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम को विजुअलाइज करने का, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने का ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, पीस एंड हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. तो ये इनके पैरामीटर्स हैं कि हम इंश्योर करें कि आपस में स्टेट्स कोऑपरेट करें रादर देन गोइंग फॉर अ ब्रूटल फेस टू फेस वॉर. हमें कोऑपरेटिव वर्ल्ड को क्रिएट करने का एक अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना चाहिए. साथ ही साथ हमें ऐसे एक वर्ल्ड ऑर्डर को विजुअलाइज करना चाहिए जहाँ पे पीस है, जहाँ पे हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. नो लिबरलिज्म की जो पूरी जर्नी है वो एक्चुअली हम आगे देखेंगे एवोल्यूशनरी जर्नी में कि वो एनलाइटनमेंट से शुरू की जाती है और जब ये एनलाइटनमेंट है ये धीरे धीरे बढ़ता है इंटर वॉर पीरियड में, जो कि एक्चुअली दैट इज द वॉर पीरियड, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वहां पे एक आइडियलिज्म का एक ब्रीफ जो पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है और एक लेटर ईयर्स में कंटेम्परेरी टाइम्स में 60s एंड 70s के अराउंड हम इंस्टीट्यूशनलिज्म को एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी की तरह देखते हैं. तो इस तरीके से लिबरलिज्म ने भी टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व किया है. ठीक है. नाउ जो लिबरल वैल्यूज है या लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा कुछ चीजों पे जोर देते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पे एम्फेसाइज करता है, क्योंकि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि इवॉल्व ओरिजिनेट हुई और ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूरोपियन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इसीलिए जो उनकी पॉलिसी मेकिंग है या जो उनका पब्लिक ओपिनियन है वो भी इन वैल्यूज को बार बार रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, टॉलरेशन, मॉडरेशन,
progress for a just and a peaceful society. Now liberalism के लिए इंडिविजुअल इज एट द कोर ऑफ द अफेयर्स. उनके लिए स्टेट इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन स्टेट से पहले जो इंडिविजुअल्स उन्हें बनाते हैं, स्टेट को बनाते हैं, उसकी आइडेंटिटी, उसका वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है. साथ ही साथ वो टॉलरेशन की बात करते हैं, क्योंकि टॉलरेशन या मॉडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सोसाइटी को प्रॉपरली या पीसफुली रन करने के लिए. अगर इफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स each other and they are not able to tolerate the diverse values which are existing in the society, then it will eventually push the society into a conflict situation. ठीक है, तो जस्ट और पीसफुल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए इन सारी वैल्यूज पे, लिबरल वैल्यूज पे बार बार जोर दिया जाता है. ठीक है, और क्योंकि इस तरीके की आइडियलिस्टिक वर्ल्ड को या बबल को ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही मॉरलिस्टिक और एथिकल डोमेन की तरफ जाता है. तो ये जो सारी वैल्यूज है इंडिविजुअलिज्म की या फ्रीडम की, या उनके अनुसार ही वो उस तरीके के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे पॉलिटिकल पावर के आर्बिट्रेरी यूसेज को बार बार चेक किया जा सके और होलिस्टिक या ओवरऑल वेलबींग पर जोर दिया जा सके. ठीक है, तो ये बहुत ही एक इस तरीके की मॉरल आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करते हैं. नाउ हॉफमैन इज अ स्कॉलर व्हिच हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट अबाउट लिबरलिज्म एंड ही सेज दैट द एसेंस ऑफ लिबरलिज्म इज सेल्फ रिस्ट्रेंट, मॉडरेशन, compromise and peace, whereas the essence of international politics is exactly the opposite, that is a troubled peace and at best or the state of war. ठीक है, हॉफमैन इस स्टेटमेंट को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जब हम लिबरलिज्म के एंगल से वर्ल्ड को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा एक ग्लॉसी साइड या फिर एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक साइड, ब्राइटर साइड देखने की एक कोशिश कर रहा है, जहां पे सेल्फ रिस्ट्रेंट है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को फोर्स के दम पे उसे डोमिनेट नहीं कर रहा है, मॉडरेशन है, there is a balance of power, people are living in moderation, states are practicing moderation, एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज प्रैक्टिस हो रहा है, और उन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से कलेक्टिव पीस को हम इंश्योर कर सकते हैं. लेकिन जब हम एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एट लार्ज पिक्चर में देखते हैं और उसका एसेंस समझते हैं, तो ये हम देखते हैं कि ये तो इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है. ट्रबल्ड पीस, बहुत मुश्किल है स्टेट्स को आपस में एक साथ वो बहुत ही खुशी के साथ और पीसफुली वो एक साथ रह रहे हैं. और हम हमेशा देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन समवेयर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और समवेयर देयर इज मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज द स्टेट ऑफ वॉर. कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई फॉल्ट लाइन होना दिखता ही दिखता है. वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन ऑपरेट ऑन सच काइंड ऑफ पीसफुल प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो ये सारी चीजों के बाद लिबरलिज्म करते हैं. The discussions around liberalism are also traced in Doyle's four-dimensional definition. And जो डॉयल की ये 4-dimensional definition है, जिसमें उन्होंने 4 steps की, principles की बात करी है, तो ये हमेशा इंडिविजुअल को सेंटर स्टेज पे रखते हैं. और जब हम इन प्रिंसिपल्स को विजिट करेंगे, हम ये देखेंगे कहीं ना कहीं इट ऑलवेज हिंट्स टुवर्ड्स द आइडिया अराउंड लिबरल थियोरी, लिबरल आइडियोलॉजी की तरफ ये हिंट करता है. नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट all citizens are juridically equal and possess certain basic rights to education, religious toleration, etc. इनके लिए हर एक जो नागरिक है, जो भी सिटीजन है, वो जुरिडिकली इक्वल है, बराबर है, और उसके पास कुछ बेसिक राइट्स है जो सभी को अवेलेबल किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन है या रिलीजियस टॉलरेशन है. तो किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी यहाँ प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, और जो बेसिक राइट्स है वो सभी के लिए बराबर तरीके से अवेलेबल कर दिए जाएंगे. Second is that the legislative assembly of states possess only the authority invested in it by the people. तो कहीं ना कहीं हम जो popular sovereignty की बात करते हैं, where the source of power is derived from the people, the individual themselves. ठीक है, तो ये भी वही चीज की बात कर रहे हैं कि एक तरीके की legislative assembly of जो states है, उसमें उसकी जो भी authority है, वो कहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं, वो पीपल से डिराइव कर रहे हैं, इंडिविजुअल से डिराइव कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलर सोवरेनिटी या जो सोर्स ऑफ पावर है, वो पीपल की तरफ हिंट किया जा रहा है. अगेन इंडिविजुअल प्लेस्ड एट द सेंटर. Third principle is right to own
प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रोडक्टिव फोर्सेस, की प्रॉपर्टी का राइट होना या प्रॉपर्टी को ओन करने का अधिकार होना इज वेरी वेरी एसेंशियल। जैसे हम देखते हैं कि इन स्कॉलर्स लाइक John Locke also talked about right to life, liberty and property, because कहीं ना कहीं property is something which is the labor of or outcome of one's own efforts। ठीक है, जब आप उस पे किसी भी चीज पे अपना एफर्ट लगाते हो, अपना लेबर लगाते हो, एंड यू मेक इट अ monetized commodity, so that becomes your property, and that is how the individual exercise and use their talents in converting something into a valuable property। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी ओन करने का राइट है वो यहाँ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज दैट इज मार्केट ड्रिवन। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट सेंट्रिक इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे द इकोनॉमी इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल हैंड। जैसे हम एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशंस की बात की जाती है, तो वहां पे बार बार किसका पॉइंट किया जाता है, उसे मार्केट के इनविजिबल हैंड को पॉइंट किया जाता है, वेयर द मार्केट इज रन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इनके हिसाब से भी जो मोस्ट इफेक्टिव सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक अरेंजमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्केट फोर्सेस पे ये सारी चीजें इकोनॉमी को बेसिकली छोड़ देना चाहिए और इसी को ही उसे डिटरमाइन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये 4D डेफिनेशन है, ये भी हमें हिंट करती है टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स अ लिबरल ऑर्डर। ओके, नाउ द लिबरल्स आल्सो बिलीव दैट द वर्ल्ड इज एनार्किक इन नेचर। कहीं ना कहीं ये रियलिस्ट से अग्री करते हैं कि रियलिस्ट कहते हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनार्की। लिबरल्स भी ये बात बोलते हैं, हाँ एनार्की है, लॉलेसनेस है, बट ये रियलिस्ट से अलग कब हो जाता है, क्योंकि रियलिस्ट कहते हैं कि जो इस एनार्किक वर्ल्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक मात्र ऑप्शन स्टेट के पास बचता है, जो कि है द पाथ ऑफ पावर स्ट्रगल। और ये क्यों जरूरी है, ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर सके। एक सेल्फ हेल्प सिस्टम है जो ग्लोब में ऑपरेट होता है, और कहीं ना कहीं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को पावर स्ट्रगल में इंडल्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी से ऑपोजिट जो रूट है वो लिबरल्स लेते हैं। लिबरल्स बोलते हैं कि हाँ एनार्किक वर्ल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर स्ट्रगल करना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन जो है बचा है। लिबरल्स कहते हैं नहीं, स्टेट्स जो है उन्हें अपने कोऑपरेशन के लिए या एंगेजमेंट की तरफ ड्राइव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट्स है वो कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स में इंडल्ज होते हैं, क्योंकि वहां पे उनका जो मोटिव है वो होता है म्यूचुअल गेन्स। यहाँ पे रिलेटिव गेन्स नहीं है। रिलेटिव गेन्स की जब हम बात करते हैं तो वो रियलिज्म की तरफ पॉइंट करते हैं कि भाई मेरे पास दूसरे स्टेट से ज्यादा होना चाहिए, मिलना दोनों को चाहिए, लेकिन हमेशा मेरे पास दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। सो इट इज काइंड ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेटिव काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। लेकिन लिबरलिज्म कहते हैं म्यूचुअल गेन्स, भाई मेरा भी भला हो, दूसरे स्टेट का भी भला हो। अगर हम दोनों का भला साथ में साइमल्टेनियसली होता रहेगा तो वॉर करने का टाइम ही किसको मिलेगा, वॉर करने का ऑप्शन ही कोई क्यों चूज करेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल गेन्स पे लिबरल्स स्ट्रेस करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि अगर म्यूचुअल गेन्स होगा तो ऑब्वियसली जो भी वॉर के कॉजेज है हम उन सब कॉजेज को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म में आप अपने डेवलपमेंट को फीड करने के लिए आप दूसरे को अंडर डेवलप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं द इंपीरियल फोर्सेस जो है वो एक सेट ऑफ ग्रुप का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी हम ओवरकम कर सकेंगे। सेकंड है जब बैलेंस ऑफ पावर का जो अरेंजमेंट है वो फेल हो जाता है। जैसे कि हम लीग ऑफ नेशंस की बात करते हैं, लीग ऑफ नेशन एक ऐसा अरेंजमेंट किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, जिसका एकमात्र मोटिव था कि हम फ्यूचर वॉर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वी सी दैट अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इट मींस दैट समहाउ द लीग ऑफ नेशन हैड फेल्ड इन इट्स एफर्ट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमारा म्यूचुअल गेन्स या कोऑपरेटिव का अरेंजमेंट्स तभी भी ड्यूरेबल अरेंजमेंट है। या फिर जब हम किसी तरीके के अनडेमोक्रेटिक रेजिम से डील कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स उनका कहना है कि जहां हम अथॉरिटेरियन रेजिम्स की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे नहीं चलती है, वहां उनके लिए फ्रीडम और लिबर्टी को वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो जब हम इस तरीके के अथॉरिटेरियन एक्टर्स से डील कर रहे हैं तो भी लिबरल्स मानते हैं कि हम हमेशा अगर हम रियलिज्म का पाथ लेंगे तो देन इट विल मूव द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ
more stressful kind of a situation. So better is that we strive for cooperation and also work towards having mutual gains. Okay. Now we will discuss about the evolution of liberal ideas. कि liberal ideas evolve कैसे हुए from the initial beginnings. जो liberalism है as an ideology, it always advises you to not become a prisoner of history or a child of darkness. इनके अकॉर्डिंग अगर आप हिस्ट्री के प्रिजनर बन चुके हो, अगर आप सोच रहे हो कि हिस्टोरिकली एक तरीके से चीजें डिटरमाइन चली होती आ रही हैं और हमें वही पाथ को लेना है, या फिर आप हमेशा एक पावर स्ट्रगल, एक कॉन्फ्लिक्टिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सिक्योरिटी डिलेमास में जी रहे हो, तो देन ऑब्वियसली इट विल नॉट बी गोइंग गुड विद द लिबरल थियरिस्ट्स. ठीक है. तो जो लिबरल आइडियाज के एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, सो इंटेलेक्चुअल प्रीकर्सर्स जो मानते हैं लिबरलिज्म का, वो कुछ स्कॉलर्स की फिलोसफीज में देखा गया है, जैसे कि है जॉन लॉक. जॉन लॉक ऑलवेज ट्राइड टू advocate that man's intellectual capacities to reason and the state of nature, which is always based on peace and harmony, will have a good and positive outlook about the world. ठीक है. हमेशा ये बिलीव करते हैं कि जो रीजन है, रीजन मैन की कैपेबिलिटीज को के हिसाब से उसको गाइड करता है और जो उसके एक्शन है हमेशा उसको डिटरमाइन करता है. तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ मैन, एज अ ह्यूमन, हमारे पास ये इनेट कैपेसिटी है, इनेट पावर है रीजन की. और जब रीजन हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, जैसे बोलते हैं हमें सूझबूझ होना, तो दैट इज एक्चुअली समथिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल, बिकॉज अ ह्यूमन possess this quality of reason. ठीक है. and that guides his actions from time to time. और साथ ही साथ क्योंकि जॉन लॉक मानते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो पीस, हार्मनी और गुडविल पे चलना चाहिए, और इसीलिए ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट को हमेशा प्रेफर करता है. ठीक है. तो बेसिकली वो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो हॉब्स की तरह एक पेसिमिस्टिक नहीं है. हॉब्स एज अ स्कॉलर, एज अ फिलोसोफर, always talked about a world which is on the verge of conflict, a world which is nasty, which is poor, which is brutish, which is short. But when we come to the ideas of John Locke, we see that he has a very optimistic outlook about the state of nature. कि जो हमारा state of nature है वो peace से characterize होता है, goodwill से characterize होता है, harmony से characterized होता है, क्योंकि ऐसे ही human brought up किया गया है. और because man has these intellectual capabilities to reason, so therefore he always acts in a very reasonable manner. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की ये बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट समथिंग विच शुड बी गाइडेड बाय लॉ, बाय रीजन, सो दैट एनी आर्बिट्ररी यूसेज ऑफ पावर कैन बी प्रिवेंटेड. ठीक है. अब हमारा जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट आता है, एज ऑफ एनलाइटन या रेनेसांस के टाइम पे भी कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं. स्कॉलर्स लाइक जेरेमी बेंथम, ही सेज दैट द पावर ऑफ लॉ is very important because it solves the problem of war for just outcomes. अगर कहीं भी war या conflicting situation develop होती है तो हमें legal power या फिर law के power पे believe करना चाहिए, because only then we will be moving towards or getting just outcomes. ठीक है. क्योंकि जब हम law की बात करते हैं, law भी अपने आप में एक बहुत ही reasonable kind of instrument माना जाता है, also according to Jeremy Bentham. और law का इस्तेमाल करके हम किसी भी conflicting situation के just outcomes ensure कर सकते हैं. Others like Immanuel Kant भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, स्कॉलर है in the circles of political science, और उन्होंने अपनी valuable inputs दिए हैं with regard to liberal philosophy, because again he was the person who had a very firm belief in reason, लॉजिक में ये बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, और कहीं ना कहीं उनका मानना था कि इफ वी बिलीव इन रीजन इट विल इंश्योर दैट फ्रीडम एंड जस्टिस एंड आईआर वुड बी अ गाइडिंग फैक्टर. तो फ्रीडम और जस्टिस जैसी वैल्यूज पर भी ये बिलीव करते हैं. प्लस क्योंकि इनका ये मानना है कि जिस तरीके की लॉलेस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ सैवेग्री या फिर बारबेरिटी हम देखते हैं, उनका एकमात्र आउटकम ये है कि हम रीजन पे बिलीव करें, चीजें सूझबूझ से करें, और साथ ही साथ अपने लिए फ्रीडम और जस्टिस जैसी वैल्यूज को इंश्योर करें. लेटर इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी है जिसे
परपेचुअल पीस कहा जाता है, और हम लेटर इसमें पढ़ेंगे कि जो परपेचुअल पीस की ये बात करते हैं या फिर जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की हम बात करेंगे विद इन द स्कूल्स ऑफ लिबरलिज्म, तो कैसे इन्होंने अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं। सो परपेचुअल पीस को हम भी बाद में जब हम स्कूल पढ़ेंगे उसको हम लेटर विजिट करेंगे। लेटर नेक्स्ट स्कॉलर इज योर नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है जो कि है द ग्रेट इल्यूशन। ये इल्यूशन क्यों है? इल्यूशन इसीलिए है क्योंकि रियलिस्ट के अनुसार अगर हमारी वॉर में विक्ट्री हो जाती है, वन इज द विक्टोरियस पावर, अदर इज द लूजिंग पावर, एंड द विक्टोरियस पावर ऑलवेज डोमिनेट्स एंड इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ठीक है, जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि इतिहास में हारने वालों से का कोई नामो निशान नहीं रहता है, लेकिन जो जीतने वाला है उसका जो उसको हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है, इवन हिस्ट्री में, इतिहास में। लेकिन इनके अकॉर्डिंग इनका ऐसा मानना है कि जो वॉर है, वॉर एक ऐसा इल्यूशन हम लोगों के आगे क्रिएटेड है, और एक ऐसा इल्यूशन है क्योंकि वॉर से कभी भी किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। इवन जो उस वॉर को जीतते भी हैं उन्हें भी कोई फायदा नहीं पहुंचता है, बिकॉज वॉर हैजिंग ऑलवेज हैव अ म्यूचुअली डिवास्टेटिंग आउटकम्स। ठीक है, तो जो वॉर है वो बेनिफिट्स नो वन, इवन दोज हु एक्चुअली विन इट, उनको भी कोई भी फायदा नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, जो अभी तक आइडियलिस्ट और लिबरल्स कह रहे थे, अर्ली 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि वो भी चैलेंज हो जाता है। बहुत ही फेंट काइंड ऑफ बिगिनिंग्स जो शुरू हुआ है लिबरलिज्म, जिसके साथ कहीं ना कहीं लेटर स्टेजेस में हम देखते हैं कि उन्हें पार्शियल सक्सेस ही मिली है। जैसे अर्ली 20th सेंचुरी में जब यूरोपियन सिविलाइजेशंस में कॉन्ट्रडिक्शंस, मिलिट्री शोविनिज्म, ये सारी चीजें शुरू हो गई, प्रोग्रेस के लिए एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि हर एक स्टेट अपने लिए रिलेटिव गेन्स को इंश्योर करना चाहता था। तो हम देखते हैं कि उसका डिस्ट्रक्टिव आउटकम क्या हुआ, आपके वर्ल्ड वॉर्स हुए। और वर्ल्ड वॉर्स में अगर कोई एक्चुअली इन ट्रू सेंस में कहे कि वन इज द विक्टोरियस पावर, अदर इज द लूजिंग पावर्स, वैंक्विश्ड पावर्स, इट इज वेरी फुलिश टू से सो, क्योंकि रियल टर्म्स में जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर्स में एक्चुअली जो दोनों साइड से दोनों ने ही डिवास्टेशन को फेस किया, दोनों ने ही लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को देखा है। तो इसीलिए जब ये सारे इवेंट्स हुए तो देयर वाज अ नीड टू आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट पीस, क्योंकि हार्मनी जो एक तरीके से नेचुरली हम देखते हैं वो तो रह नहीं गया है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना, अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा सो दैट हम पीस को इंश्योर कर सकते हैं और इस तरीके की एनार्किक ऑर्डर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लेटर हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया या ये लीग ऑफ नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड किया, ताकि हम इन सारे प्रिंसिपल्स को या इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सके। ठीक है, इसीलिए अंडर द एजेस ऑफ वुड्रो विल्सन एंड हिज 14 पॉइंट्स हम देखते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज लेड डाउन। जो लीग ऑफ नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, ताकि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना सके वेरी इफेक्टिव टू कन्वर्ट द वाइल्ड जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनटू अ मैनेज्ड जू। ठीक है, आप देखते हैं कि जंगल और जू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम जंगल या वाइल्ड जंगल की, ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं, then anything can happen at any point of time. ठीक है, there is always a kind of anarchy which is a guiding factor. लेकिन जब हम एक managed zoo की तरफ आ जाते हैं तो things are quite regulatory. हम regulated steps लेते हैं, calculated steps लेते हैं, whatever actions we take, they are always to be try to measure its positive, its negative. तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन भी एक ऐसा अटेम्प्ट था, एक इनिशिएटिव था, ताकि हम वाइल्ड जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक मैनेज्ड जू की तरफ ले जा सके। नाउ दिस लीग ऑफ नेशन वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। सेल्फ डिटर्मिनेशन भी इसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, जहां पे हर एक स्टेट को फ्रीडम थी कि वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस को मैन्यूवर कर सके। साथ ही साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी था, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, तो एक तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करना। बट कहीं ना कहीं क्योंकि सेल्फिश जो स्टेटस्ट इंटरेस्ट है उसने हर एक स्टेट को गाइड किया हुआ था, अपनी ग्रिप में रखा हुआ था। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी विटनेस्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर gave a fatal blow to this idealism। जो आइडियलिज्म और जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड का बबल
लिबरल्स ने क्रिएट किया था उसको एकदम से इन्होंने ब्लो कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। अदर स्कॉलर्स लाइक रिचर्ड कॉब्डन, ये भी एक स्कॉलर है, इन्होंने भी लिबरलिज्म को एनालाइज किया लेकिन थोड़ा इकोनॉमी वाले एंगल से। नो, इनका आइडिया है फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड इनके अनुसार लिबरलिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड कि अगर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मत रखो, आप फ्रीली एक स्टेट या एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट से फ्रीली ट्रेड कर सकती है, ट्रेड रिलेशंस जो है इकोनॉमिक एक्सचेंजेस कर सकती है, क्योंकि दिस विल ब्रिंग म्यूचुअल गेन्स टू ऑल द प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड कि जो सारे प्लेयर्स है, जो भी एक्टर्स है, उन सबको बराबर मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट कर सके और अपने बेनिफिट को, अपने गेन्स को इंश्योर कर सके। लेकिन जो ये आइडिया है, लेटर ऑल्सो वी सी दिस ऑल्सो केम अंडर हैवी क्रिटिसिज्म, क्योंकि जब हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं कहीं ना कहीं देयर आर डिसप्रोपोर्शनेट गेन्स व्हिच आर अक्वायर्ड बाय हेजीमोनिक एक्टर्स। जो एक एक्टर है, अगर एक स्टेट स्ट्रांग है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में, इट्स समवेयर और द अदर इट विल ट्राई टू डोमिनेट द अदर स्टेट, चाहे वो जो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट है उसमें आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ वैसा ही हुआ कि व्हेन यू एंटर इनटू अ बिजनेस डील, अगर आप एक वीक पार्टनर एंड योर द पर्सन विद whom you are engaging into a deal, आप डील कर रहे हो, वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, सो कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में he will try to dominate you। सिमिलरली यहाँ भी एक ऐसा क्रिटिसिज्म आया कि जो हेजीमोनिक एक्टर्स है वो हमेशा अपने लिए ज्यादा गेन्स इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, और ओवर टाइम अगर ये सब चलता रहा है तो उसका आउटकम क्या हुआ है कि वी सी ग्लोबल इनइक्वालिटी, सबसर्वियंस, डोमिनेशन, ये सारी चीजें देखी गई है कि एक भले ही देयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए, लेकिन वन state gained more as compared to the other state because of n number of reasons। तो यहाँ भी लिबरलिज्म कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड वाला आइडिया इट केम अंडर हैवी क्रिटिसिज्म। लेटर हम देखते हैं जब हम 1960s एंड 70s के दौर पे जाते हैं, that was the period of Cold War, also the period of détente was also coming forward। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिबरल आइडियोलॉजी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने, कुछ चेंजेस होने शुरू हो गए। That was in the form of the transnational cooperation and interdependence। जो ये transnational cooperation और interdependence का आइडिया है वो भी 1960s और 70s के अराउंड आया, और इसका बेसिक फाउंडेशनल आइडिया क्या था कि एक जो वर्ल्ड है वो कॉब वेब ऑफ एक्टर्स है, डिफरेंट एक्टर्स आर इन्वॉल्व, डाइवर्स एक्टर्स आर इन्वॉल्व, एंड दिस ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन थ्रू मल्टीपल चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन, कि जो हमारे इंटरेक्शन करने के चैनल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, कोहेन और नायक आइडिया, लेटर वी विल आल्सो विजिट दिस, दीज आर द न्यू लिबरल्स, हम इनके स्कूल को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। तो जब हम इनके आइडियाज की बात करते हैं, प्लूरलिस्ट एजम्पशन की स्टेट नहीं है सिर्फ एक एक्टर, देयर आर n नंबर ऑफ एक्टर्स, स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब दे अग्री दैट देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, there are NGOs, there are intergovernmental organizations, there are other actors, MNCs, TNCs, later globalized जैसे globalization शुरू हो रहा तो इन सब actors के prominence भी बढ़ने लगे। तो इसीलिए there are theories of complex interdependence that we see, and that is possible only when you have transnational cooperation and interdependence। Okay, now these new set of scholars which talked about transnational cooperation and complex interdependence, they were called as the neoliberals। neoliberals क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने liberal ideas को use किया लेकिन उसको twerk करके थोड़ा उसमें changes लाए, so that it suits the test of time, also it resonates with the contemporary developments that were happening। ठीक है, तो ये liberal principles को reformulate करने का इन्होंने कोशिश किया, और साथ ही साथ to create durable patterns of cooperation, क्योंकि अब now the time had come so that when the international regimes and etc they had started emerging, तो जब ये international regime से ये तरीके के actors evolve होने लगे तो यहाँ पे जो cooperation है वो आप हारमोनी पे नहीं चल सकते। हारमोनी तो नेचुरली भी हो सकती है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इट इज लाइक इंडिविजुअल रिलेशंस में हम देखते हैं कि हारमोनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एन इंडिविजुअल कैन बिहेव विद द अदर पर्सन इन अ वेरी गुड मैनर और उसके मूड पे डिपेंड करता है, ऑल्सो इट मे नॉट, बट
जब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं so it is much more planned, it is much more negotiated. तो यहाँ पे आपको negotiated outcomes मिलते हैं कि सब कुछ ये प्लानिंग के अनुसार होता है. तो जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, रेजिम्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी मेंबर नेशंस है उनको एक प्रिंसिपल के तहत, एक फ्रेमवर्क के तहत उसमें पार्टिसिपेट करना होता है. चाहे उन्हें डिस्कशन करना है, वोटिंग करनी है, वीटो पावर का इस्तेमाल करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो ये सारा कुछ प्लानिंग के अनुसार होता है. साथ ही साथ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस भी इसमें चलते रहते हैं. तो इसी हिसाब से इन लिबरल प्रिंसिपल्स को रीफॉर्मुलेट किया गया था. Now, after the end of the Cold War and the collapse of USSR in 1991, we see a new world order. And this new world order was marked by the path of globalization, also USA emerging as a superpower. तो एक USA की जो hegemony है वो establish हो चुकी थी. कहीं ना कहीं capitalism as an ideology had also gained success. तो इसीलिए हम देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा ने एक famous statement दिया था, work था उनका End of History and the Last Man, where he believed that somehow the winner is capitalism and now the world order would be guided by the liberal principles of capitalism. ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ. अमेरिकन हेजेमनी जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लगी. बट लेटर हम देखते हैं कि इसको भी सेटबैक रिसीव हुआ in the form of the 9/11 attacks which happened, and how again the liberal principles were reformulated. कुछ उनको setback feel हुआ, faint beginnings रही. तो यहाँ पर भी globalization के दौर पे भी capitalism and liberalism it kind of reshaped themselves. उनको भी एक नए तरीके से definition मिलनी शुरू हो गई. Now we will talk about the 6 schools of liberalism: liberal institutionalism, sociological liberalism, functionalism, economic interdependence, democratic peace theory, complex interdependence. ये different strands है within the ideology of liberalism, which have certain foundational principles which believe in a set of values. और इन सारे schools को हम अब detail में देखेंगे. So the first school is liberal institutionalism. Now they believe in the legitimacy of international organizations and institutions because they provide a platform for dialogue by which they can overcome the security dilemma which is associated with the anarchical world order. Now जो ये first school है liberal institutionalism का, institutionalism term से ही हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे hint है organizations and institutions का. Now ये believe करते हैं कि कहीं ना कहीं international organizations और जो संस्थाएं हैं, institutions हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर डायलॉग होना, डिस्कशंस होना, डिबेट्स होना, इंटरेक्शन होना इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब डायलॉग्स होते हैं सो एवरी स्टेट, एवरी इंडिविजुअल, एवरी स्टेट कैन freely put forward their plus points, their views, their perspective, their plus points, their positive points, their negative points, and proper analysis can be done because free opportunity is provided for to an individual, to an state to participate in the decision making process. ठीक है, तो इस dialogue से हम security dilemma को eliminate कर सकते हैं. Security dilemma is a very essential concept of realism, क्योंकि हमेशा इनका मतलब है कि security को ensure करने के लिए हमेशा एक जो स्टेट है वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बार बार मिलिट्री को अपने एनहांस करता रहता है, क्योंकि हमेशा वो इस डिलेमा में रहता है, इस असमंजस में रहता है कि कितनी सिक्योरिटी या कितना पावर मेरे लिए सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है, कितना इनफ होगा. तो ये जो सिक्योरिटी डिलेमा है ये रियलिज्म का एक एसेंशियल फीचर है. और क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर एनार्किकल है तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी को इंश्योर करना हर एक स्टेट के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है. लेकिन जब हम एक डायलॉग करते हैं, एक प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डिंग हो सकता है. ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, लॉयल्टी होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, और इस कोऑपरेटिव एफर्ट से हम इस सिक्योरिटी डिलेमा को एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है. Thus, when nations come together under the aegis of an overarching body, there is a pressure of world public opinion. क्योंकि जब आप एक मल्टीलेटरल, आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करते हो, तो
हमेशा आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंट्री को डोमेस्टिकली नहीं इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपके ऊपर सिर्फ आपकी सिटीजन्स के, खुद की सिटीजन्स की निगाहें नहीं है, यू हैव द आईज ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर हमेशा स्टेट्स के या नेशंस के मन में रहता है, जिसकी वजह से दे आर somewhere they are pushed towards making favorable outcomes, ठीक है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि जो ये सारे आइडियाज हैं जो कि इन सारी चीजों पे इंस्टीट्यूशनल सक्सेस की बात करते हैं या डिसीजन मेकिंग या प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग पीरियड में हमें देखा है कि ये एक्सपेरिमेंट हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट में तो इन्हें लिबरल्स को यूटोपियंस तक कहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बिलीव करते हैं कि देयर आर स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही रिस्ट्रेनिंग फैक्टर रहता है और हमेशा दे क्रिएट क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका बेसिक मतलब यही है कि जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इसे थ्योरी में इन सबको चीजों को देखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इट इज अ वेरी रोजी पिक्चर कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड ईच एंड एवरी नेशन इज पार्टिसिपेटिंग इन द डायलॉग, इन द हैविंग डायलॉग्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बट कहीं ना कहीं अगर ये इंस्टीट्यूशंस का, इन संस्थाओं का स्ट्रक्चर ढांचा ही में गड़बड़ी हो, स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स हो, कुछ गड़बड़ी हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, या फिर ये बहुत ज्यादा बहुत ही रिजिड हो अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो फिर क्या हम इस अप्रोच को एक बेटर अप्रोच कहेंगे या एक गुड अप्रोच कहेंगे? तो ये हमेशा लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में प्रॉब्लम आई है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट रहे हैं वुड्रो विल्सन, जैसे मैंने बताया उनके 14 पॉइंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेटर स्टेज में नियो लिबरल्स लाइक कोहेन एंड नाई जब ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो हम लेटर विजिट करेंगे स्कूल में, ये भी इंस्टीट्यूशंस पे काफी बिलीव करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ है समवेयर इट डज नॉट गो इन द लॉन्ग टर्म विद एवरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आज कहीं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है वेयर नेशंस आर नॉट हैप्पी टू पार्टिसिपेट एंड देयरफॉर देयर इज दिस क्वेश्चन मार्क ऑन द फ्यूचर ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, राइट, लाइक WTO or we see EU and other bodies. So whether they are performing good, whether people are happy participating in it, whether internally the functioning of the institution is good, so बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन मार्क्स रिमेन। साथ ही साथ जब हम नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं, नेक्स्ट स्कूल इज अबाउट सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। नाउ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म एक ऐसा स्कूल है जो स्टेट से ऊपर सोसाइटी को प्रेफर करता है। सो दे बिलीव दैट सोसाइटी या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टेट। हमेशा स्टेट एक डिटरमिनिंग एक्टर नहीं हो सकता और वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द फॉर्मल चैनल्स ऑफ इंटरैक्शन। सिर्फ स्टेट से या जो हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि स्टेट लीडर्स विल ओनली पार्टिसिपेट, देयर आइडियाज वुड बी रिफ्लेक्टेड, सिर्फ उन्हीं के ही व्यूज को मायने रखा जाता है, नो। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल लिबरल्स हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या फिर डीपर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द लिबरल वैल्यूज। क्योंकि लोग के आपस में अगर समझ नहीं होगी, अगर सोसाइटी की आपस में लोगों की और एक सोसाइटी में समझ नहीं होगी, टॉलरेशन नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या इंटरेक्शन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर that doesn't make any sense whether the state is participating in any dialogue or not, ठीक है। So for them people to people contacts are very important and they believe that इससे हम सिक्योरिटी डिलेमा से एक सिक्योरिटी कम्युनिटी की तरफ चल जाएंगे। सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है? जहां पे ऐसी कम्युनिटी जहां लोगों पे हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट है, लोगों में लॉयल्टी है एक दूसरे के प्रति और वो एक दूसरे का कलेक्टिव वेलबींग को इंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मोर ट्रैवल्स, मोर वीजा लिबरलाइजेशन, तो इस तरीके के स्टेप्स जो है सोशियोलॉजिकल लिबरल्स एडवोकेट करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है कार्ल ड्यूश, रोजेनाउ, जॉन बर्टन, ये इन सारी चीजों की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है। जब हम इंडो पाक रिलेशंस की बात करते हैं, सो देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज ऑलवेज
marked with a lot of fault lines. लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमको एक इफेक्टिव रिलेशनशिप को डेवलप करना है, so it is very important that we communicate, that we interact with each other. तो जैसे कि हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं या वीजा लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज टू हैव एन इंटरेक्शन विद ईच अदर, ऑल्सो अंडरस्टैंड ईच अदर. ठीक है, तो हम दूसरे को सिर्फ एक एनिमी वाले लेंस से ना देखें और अपने कुछ बेसिक जो हमने पैरामीटर्स अपने आप में अपने दिमाग में बिठा दिए हैं, उन सारे पैरामीटर्स पे हमेशा दूसरे कम्युनिटी को ना देखें. तो this can be one option, so one option, this can be one solution by which we can regulate India and Pakistan ties. This can be a good way actually. Okay, now the third school is functionalism. Now functionalism is a school which believes in the theory of regional integration, and they believe that it is the most successful alternative to realism in the contemporary times. ठीक है, इनका मानना है कि contemporary times को, आज के दौर को देखते हुए regional integration भी एक बहुत ही good option हो सकता है, effective solution provide करता है. साथ ही साथ it advocates the philosophy of पीस बाय पीसेस. पीस बाय पीसेस मतलब कि एक ऐसे पीस की तरफ आप जाएंगे जिसको आपको स्टेज वाइज, जिसमें आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे. सो इट इज द आइडिया ऑफ पीस बाय पीसेस. नाउ फंक्शनलिज्म की थ्योरी में इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इट इज नॉट अ प्रोसेस दैट विल गो ऑन इन वन that will go in one step, but it will require multiple steps. Like first there is a need to compartmentalize issues. Now it is very important that you identify and you segregate the issues. Now some can be simple issues of low politics, जहाँ पे कोऑपरेशन को स्टैब्लिश करना, बिल्ड करना आसान होता है कंपैरेटिवली, और उसमें भी उसके हाई चांसेस होते हैं, हाई पॉसिबिलिटीज दैट इट विल हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट टू अदर फंक्शनल लिंकेजेस. अदर इश्यूज में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा. एट द सेम टाइम there can be issues of high politics. High politics की जब हम बात करते हैं तो then this requires political and फॉर्मल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस. तो यहाँ पे आपको स्टेट्समैनशिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड इट कैन बी यूज्ड, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मल चैनल्स ऑफ इंटरेक्शन. जैसे हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात करते हैं, सिमिलरली ये सारे हाई पॉलिटिक्स के इशू वैसे ही डील किए जाते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द इश्यूज पर्टेनिंग टू लो पॉलिटिक्स एंड व्हाट आर द इश्यूज पर्टेनिंग टू हाई पॉलिटिक्स, एंड वी कैन वर्क ऑन देम सेपरेटली. This can be a good approach, but one important limiting factor in this approach can be that it is a very slow approach, a very time taking approach, and this process happens in a very gradual manner. Scholars like Ernest Haas and David Mitrani, they are important scholars of functionalism, and they try to propagate the idea of regional integration. Now one example to understand this school can be the idea of EU, that is European Union, a supranational body. Now European Union began as an experiment. Okay, now initially it started like a European steel and coal community. It was not an organization in the very first go. It began as a European steel and coal community. Later it was also led by technicians and economists. Later conflictual issues were kept on the sideline. जो भी conflicting issues थे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, पहले उसको किनारे रखा गया. इनिशियली उन्होंने जो स्टील और कोल कम्युनिटी के दौर पे शुरुआत करी और इन सारे इश्यूज पे स्ट्रेस किया. Gradually now the areas of cooperation kept on expanding, and today we see that EU has emerged as a security community. ठीक है, आज जो भी स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेंट है, दो वी हैव आल्सो विटनेस्ड ब्रेक्सिट, तो ये फंक्शनल अप्रोच का एक फॉल बैक मतलब हो सकता है, एक सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जब हम फंक्शनल अप्रोच की बात करते हैं, हमने ब्रेक्सिट जैसे इशू को भी इवेंट को भी विटनेस किया है. व्हेन पीपल आर नॉट हैप्पी इन अ पर्टिकुलर regional school, so obviously they tend to move out of such kind of organization. That can be of course that can be a outcome. ठीक है, but EU as in that sense can be a good example. Similar example can be dealing with the Indo-Pak relations. Now Indo-Pak relations की जब हम बात करते हैं, वहां भी हम regional integration in South Asia की तरफ move on करते हैं. हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, but then this can also be one approach.
Okay, now we see that the composite dialogue process started. Certain sensitive issues, were segregated. That the issue of Kashmir between India and Pakistan, or idea of nuclear security. These were certain issues which were pertaining to it. Now, the idea was that the lack of progress on Kashmir should not impact on the other possibilities of cooperation in other areas. Okay, so there was always this this idea at the back of the mind कि कश्मीर हमारा एक important issue है. ठीक है, कश्मीर हमारा एक इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन कश्मीर के इशू को रिस्ट्रिक्ट करते हुए हम इंडिया पाकिस्तान टाइज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, या उन्हें एक तरीके के हर एक इशू को एक ही तराजू से नहीं तोल सकते हैं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी हैव वर्कड ऑन अदर इश्यूज. चाहे इकोनॉमी की बात हुई और इन सारे इश्यूज की बात की जाती है, तो हमने उन सारे इश्यूज पे काम किया है, सो दैट इंडो पाक रिलेशंस हैव अ वेरी स्मूथ काइंड ऑफ अ फ्यूचर. एंड देयर वाज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. जैसे हमने सर क्रीक का जो इशू था, इवन सियाचिन का जो इशू था, तो कुछ इश्यूज को हमने मतलब सॉल्व करने का, उस पर एक आपसी सहमति बनाने की पूरी कोशिश करी है. अगेन देयर आर सर्टेन इश्यूज विच आर स्टिल पर्टेनिंग टू इट. जैसे कि हम जब कश्मीर इशू की बात की जाती है या टेररिज्म का इशू आता है, तो कहीं ना कहीं देयर आर conflict of interest between India and Pakistan, but this at present can be, we can say, an attempt which is made by both the states so that they can move towards smoother relations. ठीक है, तो इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो इस स्कूल में चलता रहता है. साथ ही साथ पॉलिटिकल विल का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जब हम हाई पॉलिटिक्स के इश्यूज को डील करते हैं, तो द वे योर पॉलिटिकल एक्टर्स बिहेव, the kind of political will they have in solving certain issues is also very important. कि क्या हमारे लीडर्स आपस में चाहते हैं, whether it is India and Pakistan, अगर हम इसकी बात करें, कि हमारे जो आपसी गिले शिकवे हैं वो मिटे. सो जो पॉलिटिकल विल होना दोनों साइड से भी, उससे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो फंक्शनलिज्म इस तरीके का एक बहुत ही अच्छा स्कूल है जो रीजनल इंटीग्रेशन पे बहुत ज्यादा जोर देता है. The fourth school is economic interdependence. Now this is a very simple ideas that they promote. नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि वो फ्री ट्रेड की बात करते हैं यहाँ पे स्कॉलर्स, तो इंटरडिपेंडेंस होना जरूरी है. भाई एक आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, एक आपको फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरीके का गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो है, इंटरडिपेंडेंस जो है, इनके हिसाब से पीस को इंश्योर कर सकता है. Now there are certain scholars like Friedman who argue that citizens of states having McDonald chains, ठीक है, McDonald chains क्या होता है बेसिकली, वो कहते हैं कि very ironic at the same time that people prefer to stand in queue for burgers rather than going for war. Now this is a very funny statement. At the same time we see that लोगों को बर्गर्स की लाइन में खड़े होना ज्यादा बेटर लगेगा rather than going for war. तो इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जब हम इकोनॉमी का एंगल घुसा देते हैं, या जब इकोनॉमी की बात करते हैं, इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो दोनों ही तरफ आपसी सहमति को स्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है. ठीक है, अदर स्कॉलर्स लाइक रिचर्ड रोजक्रैंस ये बिलीव करते हैं कि ट्रेडिंग स्टेट इंपॉर्टेंट है रादर देन मिलिट्री स्टेट. ठीक है, जहां पे इकोनॉमिक से आप फाउंडेशनल पावर को डिराइव कर सकते हो, कि ट्रेड के थ्रू आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो. जैसे कि हमने देखा है कि जब हम इंडो चाइना रिलेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल निकल के आता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि देयर आर अ गुड लेवल ऑफ ट्रेड विच हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दो वी हैव सर्टेन इश्यूज विच आर पर्टेनिंग टू द इंडो चाइना रिलेशंस. आज भी हम उन इश्यूज को डील कर रहे हैं, एंड सम इश्यूज आर क्वाइट सीरियस, जहाँ पे फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा रहती है. बट एट द सेम टाइम वी इंश्योर that trade happens and certain modes of cooperation are established between both the countries. इस तरीके का कोऑपरेटिव अरेंजमेंट स्टैब्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, The fifth school is about democratic peace theory. Now, democratic peace theory जो है, ये स्कूल है, इसमें जो important scholars है डॉयल और कांट, इन लोगों ने अपना important contribution किया, दोनों philosophers ने, and they have a very simple kind of a concise, a clear idea that two democracies cannot go for war with each other. कि जो democracies है, अगर दोनों democratic nations हैं, तो वो आपस में war की तरफ नहीं जाएंगे, and the better option for them would be to create zones of peace where
जाएंगी। इसके डिफरेंट रीजंस भी इन्होंने दिए कि ऐसा वो क्यों मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है उनके पास वॉर में एंगेज होके गेन करने के चांसेस काफी लेस होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि द पब्लिक ओपिनियन इज रिस्पेक्टेड इन सच काइंड ऑफ स्टेट्स, सो यहाँ पर लोगों के बीच में एक पीसफुल कल्चर हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, सो दे विल ऑलवेज प्रेफर टू क्रिएट जोन्स ऑफ पीस। ठीक है, जोन्स ऑफ पीस जिसमें टॉलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे वो लोग डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने पे ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि लिबरल स्टेट्स आर क्वाइट वेल्दी, वहां पे पॉवर्टी वाला एंगल काफी कम होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जैसे मैंने बताया, दे हैव हाई डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन देयर पॉलिटिकल एंड देयर इकोनॉमिक मैटर्स। ठीक है, तो उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स है वहां पर कोऑपरेशन होना बहुत ज्यादा इजी रहता है। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज होके वो अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं ना, उनको उस कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज होके काफी गेन्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर द वेल्दी स्टेट्स। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी मतलब पीस कैसे आएगा, डेमोक्रेसी से। तो जैसे अगर हम लेटर स्टेजेस पे देखते हैं, जो डेमोक्रेसी प्रमोशन का आइडिया है, यूएस ने पूरा जिम्मा जो उठाया डेमोक्रेसी को फैलाना, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, कहीं भी अनडेमोक्रेटिक रेजिम से उन्हें अपोज करना, लिबरलाइजेशन लाना स्टेट्स के स्ट्रक्चर में। तो ये सारे जो आइडियाज है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के ही आउटकम है, उन्हीं के वेरिएंट्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्कूल विच इज द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। बार बार कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का टर्म लिबरल थ्योरीज में लिया जाता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द neoliberal theory. Now it is a very descriptive kind of a theory and it describes the nature of post cold war era. post cold war में किस तरीके का बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो स्टेट्स के बीच में था। बार बार ये ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन पे एम्फेसाइज करते हैं, बिकॉज वेयर यू विल बी कंपेल्ड टू लव whom one would otherwise love to hate, कि भले ही आपकी दुश्मनी हो दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ऐसे कंडीशंस और सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि जहां पे आप दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के आदी हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं एक तरीके से। सो कहीं इसमें ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुए, दे हैव नॉट एंडेड, बट जो नई ग्लोबल चैलेंजेस है उसने आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि आप आपस में कोऑपरेशन करो, बोथ स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि ये जो टाइम है वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी इवॉल्व हो चुके थे, रेजिम्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट करो। तो कहीं ना कहीं जो फोर्स वाला है वो एंगल लो सेलियंस पे रहता है कि आप फोर्स पे ज्यादा इस्तेमाल मत करो, आप इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन की बात करो। और जब आप ये सब करोगे आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव द टाइम टू वेस्ट on all these kind of power struggle, force and war and whatnot. ठीक है, अगेन एंड अगेन वो एजेंडा सेटिंग पे बात करता है, एक प्लूरल सेटअप है, तो ऑब्वियसली आपके क्या एजेंडाज है, आपको क्या क्या आपके टॉपिक्स से अच्छी मतलब आपके जो भी टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करना है, जिन भी इश्यूज को आपको रिजॉल्व करना है, उन सारी चीजों को आप एड्रेस करो, उन सारे इश्यूज को एजेंडा सेटिंग करो ताकि म्यूचुअल गेन्स इंश्योर हो सके। तो कोहेन और नाए इसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स रहे हैं जो बार बार एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बात करते हैं। Now we will move forward to the criticism of liberal theory. Now liberal theory had all its principles, all its ideas, all the positive things that they talked about. But at the same time, they also were criticized on various grounds, which we cannot ignore. Now, the first point is that they came under attack due to exaggerated capacity of collectivities of humans to behave in ways that were truly moral. मतलब बहुत ज्यादा moralistic outlook आपने present करने की कोशिश करी है, और जो human nature है उसको आपने optimistic दिखाना बहुत ज्यादा आपने उस चीज को exaggerate कर दिया है। क्योंकि अगर humans would have been that moral, अगर वो सच में इतने moral होते, then we would have never witnessed the demise of League of Nations, which failed to maintain the collective security. साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता अगर ये सारी चीजें थी। तो इसमें जो मेन प्रोपोनेंट्स थे वो रियलिस्ट थे। रियलिस्ट ने इनको अटैक किया कि भाई आप क्या हो, यूटोपियन हो, यू आर यूटोपियंस, यू ट्राई टू क्रिएट एंड विजुअलाइज एन आइडियल वर्ल्ड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट और मेंटेन और प्रैक्टिस इन रियलिटी। तो आप रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर हो, आप अपने ही एक बबल वर्ल्ड में जी रहे हो।
अदर रियलिस्ट थियोरीज है EH कार्ड, जिसमें एक प्रोमिनेंट थियोरिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं लिबरल बार बार, कहीं ना कहीं वो रियल कॉन्फ्लिक्ट को ही छुपा देती है, क्योंकि रियल कॉन्फ्लिक्ट आज भी जिंदा है, दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। ठीक है, जहां की वर्ल्ड में वी सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्केर्सिटी, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन टू अक्वायर मोर एंड मोर रिसोर्सेज, और यही हमारे पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। तो कहीं ना कहीं लॉ और मोरालिटी जो है वो हमेशा तोड़ मरोड़ दी जाती है, सो दैट इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट पावर्स। तो ये रियलिज्म का एनालिसिस, एंड कहीं हद तक दैट इज ऑल्सो एक्चुअली करेक्ट इन मेनी सेंस, क्योंकि स्केर्सिटी है, एंड जो अब हम हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, इट गोज वेल इन ऑल सिचुएशंस, इज आल्सो क्वाइट डाउटफुल। ओके, द थर्ड पॉइंट talks about the states as always aggressive. Realist के लिए तो main their ideology is always state centric, ठीक है, उनके लिए state as a formal actor होना बहुत ज्यादा जरूरी है, and that too ये believe करते हैं कि state काफी aggressive होता है, वो हमेशा power seeking होता है, world anarchy है, तो टाइम ही नहीं है कि हम कोऑपरेशन या कॉम्प्रोमाइज में इंडल्ज हो, इतना समय ही नहीं है, ना ही किसी को इंटरेस्ट है इन दैट सेंस, उनका ये कहना है। और कहीं ना कहीं अग्रेसिव और पावर सीकिंग स्टेट्स हमेशा अपने बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए बने रहते हैं। सो मोरालिटी एंड्स व्हेन द स्टेट इंटरेस्ट बिगिन, जब आपके हक की बात आती है, जब आपके इंटरेस्ट की बात आती है, तो आपके सारे मॉरल प्रिंसिपल्स, एथिकल वैल्यूज धरी की धरी रह जाती हैं। कहीं ना कहीं रियलिस्ट का ऐसा मानना है। द नेक्स्ट इज अबाउट स्कॉलर्स लाइक जोसेफ नोगी। जोसेफ नोगी ने कहा है कि जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, ये क्वासी नेगोशिएशंस है, ये सिर्फ एक दिखावे के नेगोशिएशंस है जो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में चलते हैं, क्योंकि इनसे इन्होंने ये एनालिसिस किया है कि जब हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं, देन इट इज एन एक्ट विच इज ऑलवेज डन बाय द स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके का दिखावा क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी भी स्टेट को स्पॉइलर बनने का कोई शौक नहीं है, किसी को भी ये ब्लेम नहीं लेना किसी भी स्टेट को कि वो स्पॉइलर्स है, तो वो नेगोशिएशंस में तब तक पार्टिसिपेट करेंगे टिल द टाइम इट डज नॉट अफेक्ट देम एडवर्सली। ठीक है, वो नेगोशिएशन पार्टिसिपेट करेंगे, डायलॉग में जाएंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ तब तक करेंगे जब तक उनके ऊपर कोई किसी तरीके का ब्लेम नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को भी बुरा बनने का शौक नहीं है। जैसे हम अपने इंडिविजुअल ह्यूमन डे टू डे रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं कि पीपल गो फॉर मीटिंग्स एंड ऑल, वो सब आपस में अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, क्योंकि किसी को भी बुरा बनने का टैग नहीं लेना है, किसी को भी सच नहीं बोलना, चाहे उन्हें झूठी बोलना पड़े, लेकिन किसी को भी सच नहीं बोलना है। सो सिमिलरली द स्टेट ऑल्सो डज नॉट वांट टू टेक द ब्लेम ऑफ बीइंग स्पॉइलर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यही चीज उन्हें उल्टा उन्हें फायर बैक करने लग जाती है, कहीं ना कहीं उन्हें एडवर्सली इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है, तो फिर वो नेगोशिएशंस को छोड़ने में और उन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसका बहुत एक सटीक एग्जांपल हो सकता है हमारे पेरिस अग्रीमेंट का। आप लोगों को पता है कि 2015 में जो ये पेरिस अग्रीमेंट शुरू हुआ था, उसका एक मात्र ऑब्जेक्टिव था कि हम कैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस को एड्रेस कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। एंड यूएसए during the presidency of Donald Trump, he actually worked took USA out of such kind of agreements. जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉल्यूटर्स ही अगर इस अग्रीमेंट में नहीं होगा, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच अग्रीमेंट्स? तो यही बात है, इनिशियली यूएस वाज टॉकिंग अबाउट द पेरिस अग्रीमेंट, द एसडीजी गोल्स, इन सारी चीजों के बारे में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यही चीज उनके अपने डेवलपमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है, सो दे विल टेक नो टाइम इन मूविंग आउट ऑफ सर्टेन नेगोशिएशंस। तो ये इसका एक एग्जांपल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है। अदर क्रिटिक आर कि रियलिस्ट हमेशा स्टेट को प्रोमिनेंस देते हैं और इनके अनुसार इंटरेस्ट जो है स्टेट का वो ही उनका बिहेवियर डोमिनेट करता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को ईगोइस्ट भी कहा जाता है कि स्टेट्स बहुत ही ईगोइस्ट होते हैं, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने ही इंटरेस्ट को ध्यान देते हैं। और जो अदर बॉडीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एनजीओ, नॉन स्टेट एक्टर हो, वो सिर्फ स्टेट के इशारों पे ही ऑपरेट होते हैं। कहीं ना कहीं अगर स्टेट ही नहीं रहेंगे तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ही, मीनिंग ही क्या रह जाएगा? तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म भी है। दूसरा क्रिटिसिज्म सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की तरफ भी है, क्योंकि
इंडिविजुअल्स है वो अपने रिलेशनशिप बनाते हैं पर्सनल इंटेंशंस के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बोलते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए हमें ट्रैवल्स को थोड़ा या वीजास को लिबरलाइज कर देना चाहिए, इन सारी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। बट a person who's an Indian tourist, if he or she visits Pakistan, so that would be maybe for his personal benefit, for his fun, for his own free time, for his own benefit, उनके अपने ऐशो आराम या उनके अपने मजे के लिए होगा। बट when it comes to the idea of state या गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट चीजें हमेशा अपने मजे के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव टू डिवाइस अ प्लान फॉर द एंटायर स्टेट। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो लॉन्ग टर्म रहेगी, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगी, वो सबको एक साथ लेके चलेगी। इंडिविजुअल टूरिस्ट मे गो फॉर n number of reasons, but if the state is doing any agreement or signing any deal with Pakistan or with any other state, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी, उसके कुछ गोल्स रहेंगे, कोई स्ट्रैटेजीज रहेगी जिसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। तो हमेशा आप सोसाइटी को हमेशा हर केस में स्टेट के ऊपर फेवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन एवरी सिचुएशन। Last but not the least, the ideas of liberalism are also seen in the backdrop of globalization. जब हम globalization की बात करते हैं तो यहाँ पे enhanced vulnerabilities रहती है, हमेशा एक fault line हमेशा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं liberal theory में globalization के तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई that we will see in the next slide, that we will see in the idea of globalization, कि liberalism अपने आप को ही बदलना शुरू हो गया, इसके अंदर fault lines डेवलप होनी शुरू हो गई। जिस तरीके से लिबरलिज्म शुरू हुआ था उसका जो एसेंस है वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लगा। Now we will talk about the relevance of liberalism in globalized era. Now as we were entering the 21st century, the world politics was also changing simultaneously. It was characterized by the phenomena of globalization. जैसे हमने देखा है 1990s के दौर में ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमेना स्टार्ट हो चुका था, जिसने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे रेल्म्स को शेप और रीशेप कर दिया था। The relations between the states were also redefined. And in the background of this, the US President George W. Bush delivered a famous speech. Here, he highlighted certain important values which were a core part of the liberal ideology, like human dignity, free speech, justice, human rights, मॉडरेशन, टॉलरेंस एक्सेट्रा। और उनके अनुसार ये सारी चीजें अमेरिका के विजन में रिफ्लेक्ट की जाएंगी और ये सारी ही लिबरल वैल्यूज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेंगी। इसी हिसाब से जो पोस्ट कोल्ड वॉर है, जब यूएसए इमर्ज्ड एज द हेजेमॉन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, इन सारी लिबरल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम और डेमोक्रेसी ने इंटरनेशनल रेल में एक सेंट्रल फोकस पॉइंट ले लिया था। साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्योंकि डेमोक्रेसी वाज सीन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी वेयर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल is recognized। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स भी शुरू हो चुके थे इन मेनी ऑफ द कंट्रीज वेयर अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज वर बीइंग चैलेंज्ड। Along with this, certain scholars like Richardson, इन्होंने कंसेप्ट की बात करी जिसका नाम था liberalism of privilege। इनके अकॉर्डिंग, if we need to solve the problems which are associated with globalization, we can do so by combining strong democratic states and robust regime and working together in a collective manner। ठीक है, तो इनका मानना था कि अगर जो भी चीजें ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि as we know that every coin has these two faces, so globalization has had both positive as well as negative outcomes। तो इनका मानना था कि जो भी प्रॉब्लम्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से शुरू हुई हैं या उसका कॉज है, उन सब प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट्स। अगर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट्स होंगी, रोबस्ट रेजिम्स होंगी, देन वी कैन ओवरकम बाय कलेक्टिव एफर्ट्स, वी कैन ओवरकम सच प्रॉब्लम्स। हाउएवर, जो ये बबल टाइप ऑफ क्रिएट किया गया था एज फ्री वर्ल्ड, लिबरल वर्ल्ड, इस सब की एक डार्कर साइड भी है। तो ग्लोबलाइजेशन हैड इंडीड brought benefits to the community, the society at large,
but it also had certain fallouts. उनके अंदर भी थोड़े fault lines मौजूद थे, और इसका सबसे बड़ा जो visible fault line है, that is the form of global inequality. आज हम देखते हैं कि the maximum of the wealth is acquired or is in the hands of very few population. तो ये क्या है? The gap between the rich and the poor is far increasing. और ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है लिबरलाइजेशन का या लिबरल आइडियोलॉजी का, जो फ्री ट्रेड का प्रमोशन करती है, इन सब का ये एक नेगेटिव आउटकम है, जो हम इंक्रीज इन ग्लोबल इनइक्वालिटी देख रहे हैं. साथ ही साथ एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट, वेयर द वेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ प्रॉस्परस, as a progressive, economically developed kind of the part of the globe, but at the same time the rest, which is the eastern part of the globe, including African, Asian and many Latin American countries, we see that they are facing the brunt of liberalization. In the name of liberal values, in the name of free trade, they have been their resources have been used up by the well-off part of the globe, and they have been devoid of the development that they were capable of using those very resources. ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था, उसने एक डिलेमा क्रिएट कर दिया वर्ल्ड में कि वेदर वी आर एक्चुअली वॉकिंग द करेक्ट पाथ और नॉट, और वेदर लिबरल आइडियोलॉजी कैन बी कॉल्ड एज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी और कैन बी कॉल्ड एज द विनिंग आइडियोलॉजी. Right? Along with this, we also see many interventionist involvement of states. जो sovereignty of states था, जिसकी बात liberal ideology, liberal values बार-बार करते कि sovereign states होने चाहिए, they should be able to make their own external as well as internal decisions, and there should be non-interference. But in reality, it was not practiced in that manner. क्योंकि हमने बहुत तरीके के इंटरवेंशनिस्ट इन्वॉल्वमेंट देखे हैं, और उनका सोल एम है डेमोक्रेसी प्रमोशन. डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए इन विभिन्न तरीके की अनडेमोक्रेटिक रेजिम्स को चैलेंज किया गया, कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, एंड द रेजिम्स वर कॉल्ड एज वीक रेजिम्स, एज रिजिड रेजिम्स, and therefore in the name of freedom movements, in the name of freedom promotion of democracy, extreme confrontation had also taken place. Like we see the Iraq invasion by USA, that how USA had invaded Iraq because it claimed that it had weapons of mass destruction. However, what are the real motives behind US intervention is very much clear to the entire world. So these kind of fault lines, these kind of setbacks were soon very visible. But the major event, the landmark event, when it came to a brim, it came to the brim, was the 9/11 attacks in US. We see that the 9/11 attacks, after the 9/11 attacks in US, the American foreign policy itself drastically underwent changes, and now USA became the flag bearer, who was actually the flag bearer of liberalism. जो liberalism की बात करते थे, liberal values की बात करते थे, human dignities की बात करते थे, human rights की बात करते थे, उन सारी जो values है उनको shatter किया गया under the American foreign policy. And it started with the global war on terror, कि terrorism की तरफ हम zero tolerance रखेंगे. साथ ही साथ उन्होंने global war on terrorism शुरू कर दिया था, and its sole aim was to maintain US supremacy in the world affairs and create a kind of a fear in the minds of the people that they dare not challenge US hegemony. Okay, so these kind of events soon became very much visible. So जो liberalism का relevance है international politics में, it has went through the ebb and flow. So it has went through the highs as well as through the lows. Initially it started as an intellectual movement, and later on we see it also currently in the 21st century that how liberal values are twisted, they are twerked for one state selfish interest or to fulfill their own national interest. Therefore, to conclude, I would like to point out certain important issues and how the relevance of liberalism in international politics can be analyzed. So number one is the democratic deficit at the global level. Now this basically means कि जो major international institutions है, like United Nations is an institution which has a diverse
broad-based membership, and it is also capable of addressing a number of issues which are global in nature. लेकिन वहां तक पे स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स देखे गए हैं. जैसे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूएन की, तो हम P5 की बात करते हैं, वीटो पावर की बात करते हैं, जो हमेशा एक क्रिटिकल लेंस के नजरिए से देखा जाता है. Why? Because these institutions are not ready for any kind of reformation. There are many states around the world who want to challenge these P5, the hegemony of P5, and how the entire organization can be democratized. Okay, similar attempts have also been taken by India and many other African nation, Asian nations, so that they get a say, they get a space in these international institutions. But still, there are certain hegemons who want to maintain their power. बहुत सारे ऐसे देश हैं, the P5 देश जिन्हें आप बोलते हैं न्यूक्लियर पावर्स, and they want to maintain their hegemony. वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते हैं with the other nations, and they want to maintain their dominance, अपना दबदबा इन इंस्टीट्यूशंस में बनाए रखना चाहते हैं. तो जब तक हम इन सारे इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, कैसे हम लिबरल वैल्यूज की बात कर सकते हैं. सेकेंड इज addressing the debate of global inequality. ये बहुत बड़ी डिबेट है इन द कंटेम्पररी टाइम्स, कि कैसे हमारे जो गैप है रिच और पुअर के बीच का, वो डे बाय डे इंक्रीज होता आ रहा है. एंड वी सी द फॉल आउट्स, कि आप एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसी है which have enough of the wealth that they are wasting it, और किस एक सेक्शन ऐसा है सोसाइटी में which are who are not even getting two times meal. तो कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो बढ़ती चली जा रही है. लिबरल आइडियोलॉजी हमेशा फ्री ट्रेड की बात करती है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, बट जब हम इन इनइक्वालिटीज के डिबेट्स को एड्रेस करते हैं, हमें ये सब बातों को एड्रेस करना पड़ेगा कि देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु आर स्टिल फेसिंग द ब्रंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी, और उनको जस्टिस प्रोवाइड करना is very much important. The third issue refers to the idea of cosmopolitan model of democracy. डेविड हेल्ट का ये important idea है, जिसमें वो बात करते हैं कि अब हम नेशन स्टेट से अपने आप को हमें सीमित नहीं कर देना चाहिए. वी आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ XYZ नेशन और स्टेट, बट हम वर्ल्ड सिटीजन्स वाली अप्रोच हमको अपना लेनी चाहिए. तो हमें अपने आप को कॉस्मोपॉलिटनाइज कर देना चाहिए कि वी आर द पर्सन, वी बिकम इंडिविजुअल्स ऑफ नॉट ऑफ वन स्टेट बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. और उसी तरह से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी चाहिए. जब हम कुछ ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं, whether it is the terrorism, whether it is environmental crisis, तो यहाँ पे अगर हम एक state centric vision लेके चलते हैं, then it is very difficult to reach consensus. इसीलिए हमें अपने आप को as a world citizen के तौर पे देखना चाहिए, and accordingly we should cooperate in addressing such issues, the issues which are global in nature, right? Fourth point talks about globalization from below, कि globalization हमें ऊपर से नहीं चाहिए. above globalization हुआ which is state centric, जो state से आता है, जो formal channel से आता है, organization से आता है, नहीं. यहाँ globalization from below है कि हम grassroots level पे कैसे globalization के issues को address कर सकते हैं. रिचर्ड फॉल का ये idea है, और ये बात करते हैं citizen networks की, कि अगर हम people to people contacts नहीं बढ़ाएंगे, citizen networks को deepen नहीं करेंगे, उनको ब्रॉड बेस नहीं बनाएंगे, उनके पार्टिसिपेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस द इश्यूज व्हिच आर पर्टेनिंग टू ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इट इज द इंडिविजुअल्स हु आर द फर्स्ट वंस टू एक्ट इन केस ऑफ एनी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव व्हिच इज टेकन एट द लोकल लेवल. जब लोकल लेवल पे कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा सिटीजन के नेटवर्क्स के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले सिटीजन्स को ही एक स्टेप लेना पड़ेगा. इट विल नॉट बी द गवर्नमेंट और एनी स्टेट फॉर्म एज अ फॉर्मल एक्टर. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज वी नो दैट टुडेज एरा इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट एज अ एक्टर. अब हम नॉन स्टेट एक्टर्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब NGOs, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आउटफिट्स, IGOs, MNCs,
TNCs, they are also pressure groups, interest group, ये सारे स्टेट को चैलेंज करते हैं, स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। तो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को साथ मिला के, इनके साथ कोऑपरेशन करके, कंसेंसस बिल्डिंग करके ही हम किसी तरीके के ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चैलेंजेस अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज नहीं रहे जो सिर्फ मिलिट्री या उस तरीके के प्रोटेक्शन चैलेंजेस रहे हैं, बट अब ह्यूमन सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमें देखना पड़ेगा, और हमें इसको देखने के लिए हमें स्टेट की परिभाषा से बाहर निकलना पड़ेगा और इन सारे मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। Thank you everyone. Please like, share and subscribe to my channel for more quality content, and I hope I meet you soon with some amazing videos. Bye.